नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत और उसके दो बेहद अहम पड़ोसियों नेपाल और बांग्लादेश के बीच के गहरे और जटिल संबंधों की परतें खोलेंगे। बिना किसी लाग लपेट के हम कूटनीति, ऊर्जा समझौतों और सुरक्षा की जमीनी हकीकत को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। डेटा और हालिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे इन देशों के बीच की आर्थिक साझेदारी और सीमा की चुनौतियां एक दूसरे से पूरी तरह गुंथी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 13.51 बिलियन डॉलर्स। जरा सोचिए, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार का ये आंकड़ा है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये भारी भरकम आंकड़ा इस बात पर पक्की मोहर लगाता है कि इन दोनों पड़ोसियों के बीच के आर्थिक रिश्ते कितने गहरे और वजनदार हैं। देखिए, ये सिर्फ कागजी कूटनीति नहीं है, ये असल में एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को रफ्तार देने वाला एक बहुत बड़ा इंजन है। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा काफी दिलचस्प है। हम बात करेंगे भारत के दो अहम पड़ोसियों की, फिर ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे सहयोग की, व्यापार और बुनियादी ढांचे की, कुछ उलझे हुए विवादों की, राजनीतिक बदलावों के बीच सुरक्षा चिंताओं की, और अंत में देखेंगे कि भविष्य की राह क्या हो सकती है। भाग 1, भारत के दो अहम पड़ोसी। अब देखिए, बांग्लादेश में हाल ही में जो अप्रत्याशित सत्ता परिवर्तन हुआ है और नेपाल में जो नया जनादेश सामने आया है, उसके बाद भारत के लिए अपनी नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी प्रथम नीति का एक बहुत ही व्यवहारिक पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी सा हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। ऊर्जा, जो विकास का नया इंजन बन रही है। इस उपमहाद्वीप में क्रॉस बॉर्डर यानी सीमा पार बिजली समझौते अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये कूटनीति का एक नया और मजबूत आधार बन रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल अक्सर उभर कर आता है कि आखिर नेपाल की नदियां बांग्लादेश को कैसे रोशन करेंगी। सुनने में ये किसी मुहावरे जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई कविता नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व उपक्षेत्रीय सहयोग की सच्चाई है, जो बिल्कुल इसी वक्त हमारे सामने आकार ले रही है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है 2024 का ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बिजली समझौता। इसका मैकेनिज्म समझना बहुत रोचक है। नेपाल अपनी सरप्लस 40 मेगावाट बिजली भारत के रास्ते बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे नेपाल को प्रति यूनिट $0.64 की कमाई हो रही है। दूसरी तरफ भारत को अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क जैसे ढलकेबार मुजफ्फरपुर और बहरामपुर भेरामारा लाइन के इस्तेमाल के बदले प्रति यूनिट ₹0.0595 का ट्रेडिंग मार्जिन मिल रहा है। और बांग्लादेश, उसे मिल रही है बेहद जरूरी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा। तो साफ तौर पर यह तीनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन यह सफर पूरी तरह से आसान भी नहीं है। जलवायु परिवर्तन इन विशाल परियोजनाओं के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा है। आपको याद होगा, हाल ही में नेपाल में आई भयंकर बाढ़ और भूस्खलन ने इस हाइड्रो डिप्लोमेसी की कमजोरियों को एकदम से उजागर कर दिया। इस एक आपदा में लगभग 1000 से 1100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता नष्ट हो गई। प्रकृति मानो हमें साफ चेतावनी दे रही है कि नीतियां बनाते समय जलवायु की चुनौतियों को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। खैर, इस ऊर्जा व्यापार को जमीन पर उतारने के लिए विशाल बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। नेपाल में 900 मेगावाट का अरुण 3 प्रोजेक्ट एक बड़ा मील का पत्थर है, जिसके इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्यों का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। वहीं एक 6000 मेगावाट का पंचेश्वर प्रोजेक्ट भी है, जो दुर्भाग्य से पिछले 20 सालों से अटका हुआ है। और इसका असर ये हुआ है कि नेपाल को करीब 100 अरब रुपए के अवसर का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बांग्लादेश की बात करें तो वहां भारतीय सहायता से बना 1320 मेगावाट का मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट और हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन इस ऊर्जा कूटनीति के प्रमुख स्तंभ बनकर खड़े हैं। चलिए आते हैं भाग 3 पर। व्यापार और बुनियादी ढांचा। कैसे सड़कों, रेल पटरियों और डिजिटल नेटवर्क्स का जाल इस पूरे उपमहाद्वीप को भौतिक रूप से एक साथ बांध रहा है। व्यापार के इन आंकड़ों पर जरा गौर फरमाएं। 13.51 बिलियन डॉलर के कुल व्यापार में भारत का एक्सपोर्ट है $11.46 बिलियन और इंपोर्ट है सिर्फ $2.05 बिलियन। ये आंकड़े दो बातें बिल्कुल साफ करते हैं। पहला, इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक निर्भरता बहुत ज्यादा है, और दूसरा, भारत को बांग्लादेश के साथ एक बहुत ही बड़ा व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस हासिल है। अब यहां एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, साल 2026। 2026 में बांग्लादेश अल्प विकसित देश यानी LDC के दर्जे से बाहर आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पश्चिमी बाजारों में उसे जो ड्यूटी फ्री पहुंच मिलती है, वो खत्म हो जाएगी।
ऐसे में भारत के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता या CEPA बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं रह जाएगा, बल्कि एक सख्त आर्थिक मजबूरी और आवश्यकता बन जाएगा। और इस व्यापार को तेजी देने के लिए फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। नेपाल के साथ नई 400 kV ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जा रही हैं और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए UPI का इंटीग्रेशन हो रहा है, जो अपने आप में एक गेम चेंजर है। वहीं बांग्लादेश में बंदरगाहों और रेलवे को विकसित करने के लिए भारत ने $8 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC दी है। अखोरा अगरतला रेल लिंक और मैत्री सेतु इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। हालांकि PRS की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि लाइन ऑफ क्रेडिट के कुछ प्रोजेक्ट्स टेंडरिंग और सुरक्षा कारणों से देरी का सामना भी कर रहे हैं। भाग 4 विवाद, लिपुलेख और तीस्ता। देखिए, जहां इतनी गहरी दोस्ती हो वहां कुछ उलझने होना भी स्वाभाविक है। आर्थिक सहयोग के साथ साथ सीमा और संसाधनों से जुड़े कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे भी हैं जिन्हें हमें निष्पक्ष नजरिए से समझना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लिपुलेख दर्रे के विवाद की, जिसका आधार पूरी तरह से ऐतिहासिक है। नेपाल के दावे का आधार 1816 की सुगौली संधि है। वहीं भारत का दावा इस बात पर टिका है कि 1954 से ही इस मार्ग का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हो रहा है। 2020 में कोविड के कारण ये यात्रा रुक गई थी, लेकिन अब 2026 में भारत और चीन ने 500 तीर्थयात्रियों के साथ इस यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमति जता दी है, जिस पर नेपाल ने औपचारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया है। पानी का बंटवारा, ये एक और बड़ी पहेली है। एक तरफ गंगा जल संधि है जो दशकों से अच्छी तरह काम कर रही है, लेकिन दिसंबर 2026 में ये समाप्त हो रही है, यानी इस पर तत्काल दोबारा बातचीत की जरूरत है। और दूसरी तरफ तीस्ता नदी का मुद्दा है, जो घरेलू राजनीतिक जटिलताओं की वजह से आज भी अटका हुआ है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 54 ऐसी नदियां हैं जो सीमा पार करती हैं, इसलिए जल कूटनीति यहां क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सबसे अहम कड़ी है। भाग 5 राजनीतिक बदलाव और सुरक्षा। कूटनीति और व्यापार अपनी जगह हैं, लेकिन हाल के राजनीतिक बदलावों ने सुरक्षा के समीकरणों को कैसे प्रभावित किया है, आइए इसे समझते हैं। आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक का नाम तो सुना ही होगा। ये भारतीय क्षेत्र का एक बहुत ही संकरा हिस्सा है। नेपाल या बांग्लादेश किसी भी तरफ अगर कोई सुरक्षा अस्थिरता या भू राजनीतिक बदलाव होता है तो ये सामरिक हिस्सा सीधे तौर पर संवेदनशील हो जाता है। इसलिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इन दोनों सीमाओं पर पूरी तरह स्थिरता होना बेहद जरूरी है। सीमा सुरक्षा की बात करें तो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच 864 किलोमीटर की सीमा पर अभी भी बाड़ नहीं लगी है। इसमें से करीब 689 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां जल्द बाड़ लगाना संभव है। संसदीय समिति की भी यही सिफारिश है कि घुसपैठ रोकने के लिए इस काम में तेजी लानी होगी और आधुनिक निगरानी उपकरणों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा। और हाँ, हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद कुछ गहरी चिंताएं जरूर उभरी हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील और अहम मुद्दा बन गया है। भारत की दूसरी बड़ी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि पूर्वोत्तर के विद्रोही गुटों जैसे ULFA या NDFB को सीमा पार छिपने की कोई जगह ना मिले। इसके अलावा क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे में चीन का जो बढ़ता प्रभाव है और नागरिक समाज में बीच बीच में उठने वाले इंडिया आउट जैसे अभियान, ये भारत की सुरक्षा नीति के लिए लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। भाग 6 भविष्य की राह। तो अब सवाल यह है कि इन तमाम आर्थिक संभावनाओं और जमीनी सुरक्षा हकीकतों के बीच भारत की कूटनीतिक रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर भविष्य की कूटनीतिक प्राथमिकताओं को समेटें तो पहला कदम है डी-हाइफनेशन, यानी भारत को अपने संबंधों को किसी एक विशिष्ट राजनीतिक दल से जोड़कर देखने के बजाय देशों के साथ एक व्यापक और स्थिर नजरिया अपनाना होगा। दूसरा, विद्रोहियों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बिल्कुल स्पष्ट रेड लाइंस तय करनी होंगी। तीसरा, संबंधों में स्थिरता लाने के लिए इस मजबूत आर्थिक निर्भरता जैसे ऊर्जा और व्यापार का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। और अंत में सबसे जरूरी, जनता के बीच आपसी संपर्क को और मजबूत करना होगा, क्योंकि अंततः क्षेत्रीय स्थिरता में ही सभी का फायदा है। तो अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आने वाले दशक में ये जो जलवायु परिवर्तन का संकट है और जो बदलती घरेलू राजनीति है, वो इन आर्थिक साझेदारियों का कैसा इम्तिहान लेगी? दक्षिण एशिया में विकास और शांति बनाए रखने के लिए यकीनन एक बेहद नाजुक संतुलन साधना होगा।
आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस जटिल भू राजनीतिक विषय को समझने के लिए कुछ नए नजरिए मिले होंगे। सीखते रहिए।